नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र में जो सत्ता का खेल हुआ। उद्धव ठाकरे को शिवसेना से अलग कर दिया गया, उसका सिंबल भी छीन लिया गया, उन्हें सत्ता से भी हटा दिया गया। उनकी जो एमएलए थे 55 में से करीब 40 एमएलए वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उन्होंने बीजेपी के साथ मिला और वे सत्ता में आ गए। तो ये पूरा जो सत्ता का खेल हुआ वो क्या कानूनी रूप से सही था? कोर्ट ने अपनी भूमिका सही निभाई है या नहीं निभाई है? राज्यपाल की भूमिका क्या थी? इस पर सब पूरी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये सत्ता का खेल कैसे खेला गया। बाल ठाकरे की शिवसेना, जिनकी करीब 25 साल से बीजेपी के साथ युति थी और दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, इस बार 2019 में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने यह मुद्दा उठाया कि ये बातचीत हुई थी कि 2.5 साल शिवसेना सत्ता में रहेगी और 2.5 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी, तो दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन ये बात बीजेपी को मंजूर नहीं थी और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुए। ये सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि ये सरकार को कैसे हटाया जाए, और उस कोशिश के समय कोरोना का काल भी था। आम लोगों की ये धारणा हुई कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में एक अच्छा काम किया है और पॉजिटिव छवि इस सरकार की बनी थी। लेकिन बीजेपी इस सरकार को किसी भी हालत में हटाना चाहती थी, क्योंकि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खास करके 48 सीटें जहां पर थी, उस 48 सीटों में कुछ सीटों को छोड़कर सभी सीटें वो शिवसेना बीजेपी के पास थी। बीजेपी के पास 23 और शिवसेना के पास 18 सीटें थी। लोकसभा में और केंद्र की सत्ता में ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर इसी तरह से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ अगर आगे लड़ते हैं और इनकी सरकार मजबूत रहती है, तो बीजेपी के लिए यहाँ पर जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये पूरा प्लानिंग था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को किसी भी तरह से गिराया जाए, और वो कोशिशें उनकी लगातार चालू थी। और उसी कोशिश का नतीजा ये हुआ, बीजेपी ने शिवसेना के अंदर तोड़फोड़ की और ये कहा जाता है कि बड़े पैसे का लालच देकर करीब 40 एमएलए को शिवसेना से तोड़कर लाया गया। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये पूरा खेल कैसे हुआ? क्या ये कानूनी खेल था? एक तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में एंटी डिफेक्शन लॉ है। उसके अनुसार 2/3 से ज्यादा एमएलए को अलग आकर एक गढ़ बनाया जाता है। 10 शेड्यूल में वो बात लिखी गई है। तो लेकिन जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो सबसे पहले 16 विधायक अलग हुए। तो 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया और कहा कि आप पार्टी विरोधी एक गतिविधियों में शामिल हैं, तो आपको क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए। जब जैसे ही ये नोटिस मिला, ये 16 एमएलए सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि कोई डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, सदन को कैसे चलाना है, सदन की कार्रवाई, ये सारा अधिकार उपसभापति और सभापति को होता है विधानसभा के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्टे लगा दिया। अगले 12 दिन विधानसभा का सभापति कोई काम नहीं कर सकता। उनका ये कहना था कि सभापति के खिलाफ एक अर्जी दी गई जिसमें यह कहा गया कि सभापति पर, उपसभापति पर उन्हें विश्वास नहीं है एमएलएस को। सभापति पर जब डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस है तो वो कोई निर्णय नहीं कर सकता। ऐसा कह के सुप्रीम कोर्ट ने सभापति के अधिकारों को पूरा सीज कर दिया और उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन की कोई कार्रवाई करने नहीं दी। तो एक तरफ उनके हाथों को सीज कर दिया गया, दूसरी तरफ उसके बाद राज्यपाल का इस्तेमाल करके राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को कहा कि आपको 30 तारीख को अपना समर्थन दिखाना है विधानसभा में, कि सरकार को बहुमत हासिल है या नहीं ये दिखाना है। किसी भी सरकार को बहुमत हासिल है या नहीं है, वो अचानक राज्यपाल आकर, वो भी ऐसे एमएलए जिनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई पेंडिंग है, उनके कहने पर सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का कोई अधिकार राज्यपाल को नहीं था। लेकिन उन्होंने ये आदेश दे दिया। या अविश्वास प्रस्ताव लाना था
तो ये विपक्ष ने लेती आती, बीजेपी सदन में एक अर्जी लाती और कहती कि उनको अभी इस सरकार के बहुमत पे प्रश्न चिन्ह है, इसलिए बहुमत का टेस्ट फ्लोर पे होना चाहिए। उसके बजाय उन्होंने राज्यपाल से आदेश जारी करवाया, और जब इस राज्यपाल के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश पर स्टे लगाने से मना कर दिया, और वो फ्लोर टेस्ट ऐसे विधानसभा सदस्य जिनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई निर्णय हुए बगैर उनको मतदान करने की इजाजत दे दी। जब उद्धव ठाकरे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे लगाने से मना कर दिया। सदन में कार्रवाई कैसे होनी चाहिए ये भी अधिकार स्पीकर का है, लेकिन वो स्पीकर के अधिकार से उनको चलने नहीं दिया गया। तो ये दो निर्णय, एक तो 27 तारीख का कि स्पीकर के हाथ बांध देना और उसको डिस्क्वालीफाई पे कोई कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक देना, दूसरा 29 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चुनाव होना ही चाहिए, राज्यपाल के आदेश को स्टे देने से मना कर दिया। तो ये दो कारण सबसे बड़े रहे जिसकी वजह से 30 तारीख को उद्धव ठाकरे को त्याग पत्र देना पड़ा और उनकी सरकार चली गई। और दूसरे सभी एमएलए को मौका मिला, एमएलए नहीं भी जाना चाहते थे, ये मान लिया कि अब हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस नई सरकार के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और बीजेपी ने पूरा ये खेल किया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें यही सबसे बड़ा मुद्दा आया है कि क्या ये दोनों जो ऑर्डर है वो सही थे। तो अभी तक जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के हाथ बांध सकती है? तो नहीं बांध सकती है। क्या राज्यपाल जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि कोई लो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी ने नहीं लाया था हाउस में। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए कहे, क्योंकि ये नई सरकार नहीं थी, सरकार चल रही थी। तो ये दो मुद्दे हैं जो दोनों ही फैसले कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत हैं। तीसरा जो अभी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो आर्ग्यू कर रहे हैं उसमें उन्होंने यही मुद्दे रखे कि किस तरह से कोर्ट के गलत ऑर्डर से और एंटी डिफेक्शन लॉ को बाजू में करते हुए किस तरह से एक सरकार को गिराया गया, और अगर ऐसे ही सरकार को गिराया जाएगा तो कोई भी पैसे के बल पर एमएलए को खरीद लेगा, और एमएलए को खरीदने के बाद वो कहेगा कि पूरी पार्टी ही मेरी है। जो पार्टी का अध्यक्ष है या पार्टी के जो भी ऑफिस बेरर है उनका कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी ऑर्डर पास किया वो भी पूरी तरह से गलत था। तो ऐसा पूरा आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल जो रखा और जिस पर काफी चर्चा हो रही है कि उद्धव ठाकरे को तो अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो ये एमएलए उद्धव ठाकरे के खिलाफ अगर वोट करते तो उनपे डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो जाती, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया, तो उन्होंने वोट नहीं किया तो कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस पर बहुत सारा है कि अगर वो मीटिंग नहीं अटेंड करें तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पूरे के पूरे एमएलए बीजेपी को समर्थन जताया, बीजेपी के समर्थन से उन्होंने सत्ता बना ली और पार्टी के विप के खिलाफ जाकर उन्होंने काम किया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और दूसरा है, जब हाउस में 3 जुलाई को स्पीकर के चुनाव हुए तो वहां पर उद्धव ठाकरे के विप के खिलाफ जाकर 39 एमएलए ने नए स्पीकर के फेवर में चुनाव कराए, मतदान दिया। फिर 4 जुलाई को उन्होंने एकनाथ शिंदे के फेवर में कॉन्फिडेंस मोशन पर उन्होंने मतदान किया। तो ये साफ है, सिर्फ एक उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया नहीं, उसकी वजह से उनको वो डिस्क्वालीफाई का उनको मौका नहीं मिला या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता था। लेकिन उसके बाद 3-4 मौके आए जहां पर हर जगह पर ये एमएलए पार्टी की विप के खिलाफ गए और उन्होंने स्पीकर के लिए वोटिंग किया, एकनाथ शिंदे के लिए वोटिंग किया और वो बीजेपी के साथ खुलेआम रहे। इसलिए ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, एक तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कितना गलत था, फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर 27 तारीख और 29 तारीख का वो भी गलत था। तो और एक सवाल जो कोर्ट में आया है, तो क्या ये जो ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत किए और उसकी वजह से बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया कि वो सरकार बना ले और उन्होंने अभी अपनी सरकार भी बना ली, तो ऐसे में क्या वो ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है? क्या अब क्या कर सकते हैं? वो तो अब तो नई सरकार आ गई, नया स्पीकर आ गया, सब कुछ हो गया। कोर्ट ने कहा कि मान ले ये सब गलत हुआ है
तो क्या आप क्या कर सकते हैं? जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आर्ग्यूमेंट किया उसके हिसाब से जरूर किया जा सकता है। अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसको वापस से ठीक करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो 27 तारीख को और 29 तारीख को जो ऑर्डर पास किया उसमें कोर्ट ने यही लिखा था कि अभी हम स्टे देते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर। तो फाइनल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर फाइनल ऑर्डर उस स्टे के खिलाफ जाता है तो पहले जैसी परिस्थिति थी वैसी ही हो सकती है और वापस से डिप्टी स्पीकर को आदेश देना चाहिए कि वो पहले जैसे सुनवाई कर रहे थे डिस्क्वालिफिकेशन की वैसे ही सुनवाई करें और ये लोगों को डिस्क्वालीफाई करें। और जो शपथ विधि हुआ है एकनाथ शिंदे का उसको रद्द किया जाए और पहले जैसे पोजीशन थी वैसे ही लाया जाए और फ्लोर पर सब चीजें फ्री और फेयर होने दिया जाए और तब जाकर सही निर्णय होगा। और जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ होता है तो उस पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर को निर्णय लेने देना चाहिए। ये सारी चीजें वहां पर है और उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये साफ तौर पर कहा कि एक 26 माले की बिल्डिंग थी। पहले कोर्ट ने कहा था कि ठीक है अगर बिल्डिंग बन रही है तो बनने दिया जाए, वो स्टे नहीं देते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग बनने के बाद जब ये पता चला कि वो पूरी बिल्डिंग जो पूरी तरह से इलीगल थी तो कोर्ट ने उसको तोड़ने का भी आदेश दिया। तोड़ने के आदेश देने की वजह से कई परिवारों को बाहर निकलना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां होने लगी, इतना पैसा वेस्ट हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ने कहा नहीं, अगर ये गलत थी तो उसको तोड़ना ही चाहिए। वैसे ही अगर ये गलत निर्णय लिए गए और ये गलत तरीके से सारा कुछ हाउस में हुआ और सरकार को गिराया गया तो उसको वापस से पहले की परिस्थिति में लाना जरूरी है। इस तरह का पूरा आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना। उसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं वो गलत थे, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया वो गलत था, राज्यपाल का ऑर्डर गलत था, स्पीकर को काम करने से रोकना वो गलत था। इसलिए उन्होंने ये लंबा आर्ग्यूमेंट सुना कि ये अगर गलत होते हैं तो उसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है। ये सिर्फ किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं है, ये उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे का मुद्दा नहीं है, ये पूरा इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा उसका मुद्दा है। इस देश में क्या पैसे के बल पर कोई सत्ता को डिस्टेबलाइज कर सकता है कि ये उसका मुद्दा है। केंद्र में किसी की सत्ता है तो वो सारी एजेंसियों को अपने हाथ में लेकर पूरे लोकतंत्र को खत्म कर सकती है या नहीं कर सकती। और क्या सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक बनकर जो गलत करने वाले हैं उनको ही मदद करेगी या फिर जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए आगे आएगी? सुप्रीम कोर्ट की खाक का भी मामला है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना कर्तव्य भूल गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट गलत ऑर्डर देकर ऐसे सरकार को गिराने में मदद करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की धज्जियां उड़ाती रहे और वो आंख मूंद कर चुपचाप बैठी रहेगी और जो गलत करने वाला है उसके साथ ही रहेगी? तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को खुद ही देना है। सुप्रीम कोर्ट सत्ता के खिलाफ जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये भी एक बड़ा मामला है। अभी हम बहस देख रहे हैं कि किस तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट पे केंद्र सरकार का दखल हो रहा है, किस तरह से जजेस चुने जा रहे हैं, किस तरह से कॉलेजियम के निर्णय लिए जा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जज बना दिया गया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की खाक पर भी सवाल उठते हैं और अभी ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का कर्तव्य है कि ये सारी धूल को वो हटाए और ये बताए कि नहीं, वो संविधान के साथ है, वो लोकतंत्र के साथ है और वो सत्ता की गुलाम नहीं है। अगर ये अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए जनता का आईना।